लीची की नगरी मुजफ्फरपुर का देश की राजनीति में अपना खास महत्व है। उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर शुरू से ही बिहार का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है। देश के कद्दावर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के इस क्षेत्र से सियासत की ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गईं जिसने देश की राजनीति को खासा प्रभावित किया। तो आज हम बात कर रहे हैं लिच्छवी के नाम से चर्चित मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की। मुजफ्फरपुर 1875 में प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत के पहले जिले को विभाजित करके बनाया गया था। वर्तमान जिला मुजफ्फरपुर 18वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया और ब्रिटिश राजवंश के तहत एक अमील यानी राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर इस शहर का नाम मुजफ्फरपुर रखा गया। वास्तव में इस क्षेत्र के शुरुआती उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि यह इलाका रामायण काल से ही अस्तित्व में है। उस समय यह इलाका विदेह के राजा जनक के अधीन था। जिले का दर्ज इतिहास वृज्जन गणराज्य के उदय के समय से है। राजनीतिक सत्ता का केंद्र भी मिथिला से वैशाली तक स्थानांतरित हो गया। वृज्जन गणराज्य 8 समूहों का एक सम्मिलन था जिसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। लिच्छवी राजा अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और तिरहुत पर अपना प्रभाव बढ़ाया। मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर अंबाराती वैशाली की नगरवधु के नाम से चर्चित शाही नर्तकी आम्रपाली का गांव है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान आज़ादी के दीवानों का भी यह गढ़ था। शहीद खुदीराम बोस, शहीद जुब्बा सहनी सरीखे दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए इसी धरती पर अपना बलिदान दिया। मुजफ्फरपुर एवं वैशाली एक जमाने में धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र था। बाद में राजनेताओं, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों ने मुजफ्फरपुर को आबाद किया। महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री ने मुजफ्फरपुर में ही रहकर अपनी कालजयी रचनाओं की रचना की। महात्मा गांधी अपनी चंपारण यात्रा के दौरान कुछ दिन मुजफ्फरपुर में भी रुके, तो बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मुजफ्फरपुर के मुसहरी को अपनी कर्म भूमि बनाई। वैसे तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट 1952 में ही अस्तित्व में आ गया था, लेकिन उस समय मुजफ्फरपुर नाम से 7 लोकसभा सीटें होती थीं। मौजूदा मुजफ्फरपुर 1952 में मुजफ्फरपुर नॉर्थ ईस्ट नाम से जाना जाता था। मुजफ्फरपुर सेंट्रल, मुजफ्फरपुर कम दरभंगा 1 और 2, मुजफ्फरपुर नॉर्थ ईस्ट, मुजफ्फरपुर ईस्ट और मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट 1 और 2, ये उस समय 7 सीटें थीं। इनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा, मधुबनी के कुछ हिस्से शामिल थे। 1957 में यह स्वतंत्र रूप से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र कहलाया। 1950-60 के दशक में जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था, तो 1952 में कांग्रेस नेता दिग्विजय नारायण सिंह, तो 1957 में श्याम नंदन सहाय ने मुजफ्फरपुर से जीत हासिल की थी। 1962 और 71 में दिग्विजय नारायण सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। हालांकि उसके बाद 1977 में जनता पार्टी और 80 में जनता पार्टी सेकुलर के सिंबल पर जॉर्ज फर्नांडिस जीते, तो एक बार 1984 में एलपी शाही ने भी कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। लिच्छवी कहलाने वाला ये इस इलाके की एक और खासियत है। परदेशियों को गले लगाने में यहाँ के लोगों का सानी नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस तो 5 बार यहाँ से दिल्ली पहुँचे। अब तक लोकसभा के 17 बार हुए चुनावों में 11 बार बाहरी लोगों ने ही यहाँ से बाजी मारी है। आपातकाल से पहले तक मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन आपातकाल के बाद हुए 1977 और 80 के चुनाव में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के किला को ध्वस्त कर दिया और वह 1989 और 91 में भी यहीं से जीतकर संसद पहुंचे। आजकल यह सीट लंबे समय से एनडीए के प्रभाव में रहा है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में यहां से भाजपा के अजय निषाद ने जीत दर्ज की, तो मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के अजय निषाद। बिहार में राजधानी पटना के बाद राजनीति और सियासत के केंद्र के रूप में जाने जाने वाला मुजफ्फरपुर एक विशाल जिला है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की 11 विधानसभा सीटों से 2-2 लोकसभा सीटों का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर का मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो मुजफ्फरपुर में गायघाट, औराई,
बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर विधानसभा सीटें आती हैं। तो गौरवशाली इतिहास और हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता की समस्याएं विकराल मुंह बाए खड़ी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार कहा था कि मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बना देंगे, लेकिन मिनी मुंबई की बात कौन करे। आज यह ठीक से शहर कहे जाने लायक भी नहीं है। लीची और लहठी के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर में लीची किसानों की हालत दयनीय है। लोग अपने अपने बड़े बागान बेचकर दूसरे काम की तलाश में जुटे हैं, तो प्रसिद्ध लहठी उद्योग अंतिम सांसें ले रहा है। जल जमाव से तो यह शहर आज तक उबर नहीं पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही से लोग हलकान हैं। किसी जमाने में बिहार विश्वविद्यालय का अपना खास महत्व होता था। आज यह विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ के छात्र बड़े शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुचर्चित बागमती परियोजना भी आज तक मझधार में अटकी है। लेकिन जनता की समस्याओं को कौन सुनता है। जनता के सवाल कभी भी चुनाव के मुद्दे नहीं बने। हर बार जातीय गोलबंदी, बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए और जीते गए। तो मुजफ्फरपुर में भी जिसने जातीय समीकरण दुरुस्त कर लिया, उसका संसद तक का टिकट कट गया समझो। तो आइए एक नजर डालते हैं मुजफ्फरपुर में कैसा है जातीय समीकरण। वैसे तो बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, लेकिन क्षेत्रवार जाति आधारित वोटरों की कोई ऑथेंटिक लिस्ट अभी तक किसी के पास नहीं है। हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये वही आंकड़े हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दल आज तक चुनाव लड़ते आए हैं। हर पार्टी ने अपने तरीके से आकलन किया है। तो जातिवार वोटरों की संख्या की बात करें तो सवर्ण मतदाता सबसे बड़ी संख्या में यहाँ हैं। इसके बाद यादव, मुस्लिम और वैश्य मल्लाह मतदाता का नंबर आता है। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या रही है। ऐसे में इनका यहाँ की चुनावी राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 17,98,000 मतदाता हैं, जिनमें सवर्ण मतदाता 4,90,000 हैं, जिसमें भूमिहार 3,40,000, राजपूत 75,000, ब्राह्मण 40,000 और कायस्थ 35,000 हैं। तो इस लोकसभा क्षेत्र में दलित मतदाता 2,82,000 हैं। मुस्लिम वोटर 2,76,000 हैं। यादव 1,40,000 के आसपास हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर में वैश्य मतदाता 2 लाख हैं, तो कोयरी 1,30,000 और कुर्मी 20,000 हैं। यहाँ मल्लाह वोटर 1,25,000 हैं, तो अन्य अति पिछड़ा वोटर 1,33,000 है। इसके साथ मुजफ्फरपुर में कुछ आदिवासी वोटर भी हैं, जिनकी संख्या 2,000 के आसपास है। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी एक या दो जाति कभी भी निर्णायक भूमिका में नहीं होती है। इसीलिए जातियों के साथ समीकरण हर पार्टी को तो बैठाना ही पड़ता है। इस बार एनडीए और महागठबंधन में यह समीकरण लगभग नेक टू नेक है। संख्या बल में भूमिहार, यादव, वैश्य, मुस्लिम, मल्लाह और कुशवाहा निर्णायक मोड में रहते हैं। इसमें जो कोई दूसरे के घर में सेंध लगाने में सफल रहता है, वही बाजी मार लेता है। तो मुजफ्फरपुर में भी 2024 के महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 के महासमर में कूदने के लिए अनेक योद्धा तलवारें चमका रहे हैं। तो कौन होगा किस दल का योद्धा जो मुजफ्फरपुर के संग्राम को जीत पाएगा? आइए एक नजर डालते हैं। जाहिर है एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद अजय निषाद की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। उनके पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी मुजफ्फरपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। अपने पिता की बनाई जमीन का लाभ अजय निषाद 2 बार ले चुके हैं। इस बार मुश्किल यह है कि लोग अजय निषाद को बाहरी बताकर प्रचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय निषाद ने प्रधानमंत्री के काम के नाम पर यहां से 2 बार जीत दर्ज की है। एक बार वह मोदी लहर में यहां से चुनाव जीत कर चले गए, दूसरी बार मोदी के काम पर उनको मतदाताओं का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। अजय निषाद के खाते में पिछले 5 साल में ऐसी कोई चर्चित उपलब्धि नहीं है, इसलिए जनता में उनको लेकर थोड़ी नाराजगी है।
अजय निषाद की दावेदारी को लेकर उनके ही दल में अनेक चुनौती मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर से पूर्व विधायक, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके सुरेश शर्मा भी इस बार टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। हालांकि उनकी चर्चा वैशाली में भी चल रही है। इन सब के बीच एक और नाम मुजफ्फरपुर की सियासत में खूब घूम रहा है, वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह अभी बेगूसराय से सांसद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर पार्टी हाईकमान उनकी सीट बदलती है तो ऐसी परिस्थिति में वे मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने पर जोर दे सकते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी दावेदारी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की भी है। इनमें कोई शक नहीं कि मुकेश सहनी ने खुद को मल्लाहों के सबसे चहेते नेता के तौर पर उभार लिया है। अजय निषाद के साथ उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं है। मुजफ्फरपुर में उनके वोटर अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से मुकेश सहनी को टिकट मिला तो इसका असर बिहार के अनेक सीटों पर पड़ेगा। हालांकि मुकेश सहनी अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन अगर वो एनडीए का हिस्सा हुए तो मुजफ्फरपुर सीट पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मुकेश सहनी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने और अकेले मैदान में उतर गए तो फिर यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा कहना थोड़ा मुश्किल है। उधर महागठबंधन में इस सीट को लेकर संशय कुछ ज्यादा बना हुआ है। पिछली बार 2019 में इस सीट पर महागठबंधन से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लड़ी थी, लेकिन हश्र काफी बुरा हुआ था और वो पुराने उम्मीदवार राजभूषण निषाद अब भाजपा का झंडा उठा चुके हैं। वैसे में कहा जा रहा है कि भूमिहार वोटरों के दबदबे वाले इस क्षेत्र पर 2024 में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वैसे भी राजद इस सीट पर आखिरी बार 2004 में लड़ी थी। बीते कई चुनावों से राजद के सहयोगी यहां से उम्मीदवार उतारते रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी 2014 में मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और तब वो दूसरे स्थान पर थे। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के ही विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से टिकट पाने को बेताब हैं। विजेंद्र चौधरी अभी मुजफ्फरपुर से पार्टी के विधायक हैं। वर्ष 2009 और 2014 में मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता खूब है और काम कराने वाले नेता की इनकी छवि है। ऐसे में विजेंद्र चौधरी की दावेदारी भी मजबूत लगती है। इसके अलावा पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के नाम की भी चर्चा खूब चल रही है। खबर है कि कांग्रेस के साथ हाल के समय में उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं और खुद नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुन्ना शुक्ला कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर के अखाड़े में उतरें। इन सब के बीच महागठबंधन से एक और नाम मुजफ्फरपुर की सियासत में अचानक से रफ्तार पकड़ने लगा है। मुजफ्फरपुर की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू और अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय भी 2024 का चुनाव लड़ने को बेताब दिख रही हैं। इसके पहले भी 2009 में विनीता विजय कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर से अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं।